तो देखो, अब से हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहे और बाद में रिवीजन के लिए भी काम करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सबसे पहले हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, तो ये एक्ट 3 है ऑफ 1930 एंड इसकी जो इनैक्टमेंट डेट है वो 15 मार्च 1930 है। ये भी कभी कभार पूछता है। और इसका जो कमेंसमेंट डेट है वो 1 जुलाई 1930 है, मतलब 1 जुलाई 1930 से ये जो हमारा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये पूरे इंडिया पे लागू हो गया था। एंड अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ टोटल चैप्टर्स जो इसमें है वो 7 चैप्टर्स है एंड टोटल सेक्शंस कितने हैं 66 है। बट अगर हम करेंटली एक्टिव सेक्शन को देखें तो टोटल 65 एक्टिव सेक्शंस है करेंटली। और इसी एक्ट का जो 65 सेक्शन 65 था वो रिपील हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, बट बिफोर डैट थोड़ा सा डिस्क्लेमर, एंड वो ये कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करे गए हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप रिलाई कर सकते हो। बट अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो आप बेरेक्ट से रिफ़र कर सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इन्होंने देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इन प्रोविज़न को सीक्वेंस में करना है कि कौन सा पहले आता है, तो इसीलिए मैंने सेक्शन को डिपिक्ट कर रखा है, ठीक है। तो देखो अगर हम एग्रीमेंट टू सेल देखें तो वो सेक्शन 4 में डिफाइंड है। कंडीशन एंड वारंटीज़, अगर हम बात करें कंडीशन एंड वारंटी की तो ये स्पेसिफिकली सेक्शन 12 में डिफाइंड है। बट यहाँ पे दे रखा है कंडीशंस एंड वारंटीज़, तो कंडीशंस एंड वारंटीज़ के लिए जो प्रोविजो है वो सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 तक दे रखा है। अगर हम बात करें राइट ऑफ एन अनपेड सेलर टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट की, तो ये सेक्शन 50 में डिफाइंड है। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड के लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 55 से लेकर सेक्शन 61 तक दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनका जो देखो सबसे पहला जो एसर्शन इन्होंने दे रखा है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो में भी ऑब्सोल्यूट हो सकता है या फिर कंडीशनल हो सकता है। ये बात सही है। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑब्सोल्यूट हो गया डैट मीन्स कि वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, मतलब वो ऑब्सोल्यूट हो गया तो वो सेल हो गया। अगर कंडीशनल रह गया तो वो एग्रीमेंट टू सेल रह गया हो जाएगा। तो ये जो बात है ये कहाँ मेंशन है, वो सेक्शन 4 क्लॉज 2 में मेंशन है। लेट मी शो यू। सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्या दे रखा है, सेक्शन 4 जो है आपका वो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल है। इसका जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ऑब्सोल्यूट और कंडीशनल। जब ऑब्सोल्यूट हो जाएगा तो वो सेल हो जाएगा, अगर कंडीशनल रह गया तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है इनका, तो मतलब इसमें देखो सॉरी देयर इज़ नो ऑब्सोल्यूट कंडीशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये बात कंप्लीटली गलत है। तो इसमें ए जो है वो ट्रू, जो रिवीजन है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स होता है वो सेलर से बायर की तरफ चला जाता है ना। सेलर की जो ओनरशिप होती है वो बायर को चली जाती है, ये बात सही है। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं, ये भी बात सही है। बट वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज़ टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। ये भी सही बात है ना। अगर हम कोई मान लो प्रोडक्ट है, अगर हम एग्रीमेंट कर देते हैं कि मैं इसको आपको इन फ्यूचर टाइम में बेचूंगा तो ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ। अगर हमने एट वंस सेल कर दिया, एट वंस कोई प्रोडक्ट को मैंने किसी प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज कंडीशनल होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अ कंडीशन कैन बिकम वारंटली व्हेन वेब्ड बाय बायर, ये भी सही बात है।
अ कंडीशन कैन बिकम वारंटी व्हेन द बायर एक्सेप्ट गुड्स, ठीक है, जब बायर एक्सेप्ट कर लेता है गुड को तो जो कंडीशन है वो वारंटी हो जाती है, ये भी सही बात है। और कंडीशन कैन नेवर बिकम वारंटी, कंडीशन क्या कभी वारंटी नहीं बन सकता, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे नॉट पूछ रखा है, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं है, रॉन्ग है। अब देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी पूछ रखा है फाइंड करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बेलो। तो यहाँ पे कंडीशन एंड वारंटी की बात हो रही, तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिख रखा है। तो देखो जो कंडीशन एंड वारंटी है वो सेक्शन 12 में डिफाइंड है। तो जो सेक्शन 12 का क्लॉज 4 है, जब आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे लिख रखा है कि किसी भी स्टिपुलेशन, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो वो या तो कंडीशनल होता है या तो कंडीशन होता है या तो वारंटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि हमें करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो, तो हमें करेक्ट आंसर मतलब फाइंड करना है। तो बेसिकली इसमें प्रोविज़न दे रखा है, तो हमें बताना है कि ये जो प्रोविजंस है वो कौन से सेक्शन में दे रखे हैं, ठीक है। वैसे ही हमें, तो देखो ये जो सारे प्रोविजंस है और बेसिकली ये जो 3 है वो सेक्शन 17 क्लॉज 2B 2A 2B 2B में मिल जाएगा आपको। तो जो सेक्शन 17 है सेल बाय सैंपल है। सो सेक्शन 17 मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सेक्शन 17 क्या दे रखा है, सेल बाय सैंपल। तो यहाँ पे आपको जब सेक्शन 17 का, एक सेकेंड, देखो बल्क सेल कोरस्पॉन्ड्स विथ सैंपल इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो ये बात सेक्शन 17 क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में लिख रखा है। तो जो सेक्शन 17 है आपका वो क्या है, सेल बाय सैंपल है। तो इसका जब सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए देखोगे तो जो बल्क सेल है वो कोरस्पॉन्ड विथ सैंपल इन क्वालिटी, ठीक है। तो ये लिख रखा है यहाँ पे, तो ये कंडीशन अप्लाइड है। बायर सेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर कंपेयरिंग बल्क सैंपल इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, ये भी बात सही है। सेक्शन 17 क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में दे रखा है कि जो बायर है ना, देखो यहाँ पे देखा सेक्शन 17 क्या है, सेल बाय सैंपल है। इसका जो क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी देखो, और जो बायर है उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगा फॉर कंपेयरिंग द बल्क विथ सैंपल। तो यहाँ पे वही दे रखा है, तो ऐसे ही मैंने मेंशन कर रखा है। तो आप जब गुड ये वाला देखोगे तो यहाँ सेक्शन 17 क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में लिख रखा है गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है। तो ये भी बात सही है। बट यहाँ पे देखो देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता है, यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी होता है। अगर आप सेक्शन 14 का क्लॉज भी देखोगे तो अगर यहाँ पे वारंटी होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो इसलिए वारंटी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 सही है। तो हमें क्या करना था, करेक्ट आंसर इन कोड में करेक्ट आंसर ढूंढना था, ठीक है। तो चलो मूविंग फर्दर। अब देखो यहाँ पे पूछ रखा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो अगेन ये प्रोविज़न दे रखा है, तो ये जो प्रोविज़न है वो आपको सेक्शन 46 में मिल जाएगा, है ना। सेक्शन 46 आप जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का देखोगे तो वो क्या है, अनपेड सेलर का राइट है ना। अनपेड सेलर के पास क्या राइट है वो दे रखा है। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि राइट अगेंस्ट द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाई एन अनपेड सेलर, है ना। अगर मान लो कोई सेलर है वो अनपेड रह गया है, मतलब उसने अपना सामान बेचा और उसका किसी ने पैसे नहीं दिया, तो राइट्स अगेंस्ट गुड्स किसको मिलेगा, अनपेड सेलर को ही मिलेगा ना कि बायर को, ये सब, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज मैच। तो इसमें जो फॉलोइंग पेयर है मैंने गूगल करा था, तो ये मैच कर रहा है कंडीशन इम्प्लाइड बाय ट्रेड एंड यूजेज। ये जो केस है, ये जो कंडीशन अप्लाइड बाय ट्रेड एंड यूजेज, ये जो प्रिंसिपल है
ये किस केस में मेंशन हुआ था? पीटर डार्लिंगटन पार्टनर लिमिटेड वर्सेस गोसो को लिमिटेड, ये 1964 का केस है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था ऑफ कैरिड सीड्स वो सब्जेक्टेड था टू द कस्टम ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ कि जो एग्जिस्टेड कोई अगर इम्प्योरिटी अगर सीड्स में एग्जिस्ट होगी तो बायर जो है वो क्या पाएगा? रिबूट पाएगा ऑन प्राइस। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रखा है विच आर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स देखोगे तो सेक्शन 5 में दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड कैसे बनता है ना। तो इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए हमें क्या चाहिए? ऑफर भी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर भी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर भी होना चाहिए। तो जब आप सेक्शन 5 देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो मेड बाय एन ऑफर टू बाई आर सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। एंड देखो ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर हुआ, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, है ना, इमीडिएट पेमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही है। नाउ यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है अगेन किसका क्वेश्चन है? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पास्ड to the buyer and the buyer wrongfully neglects to pay for goods according to the terms of the contract, the buyer may sue the seller for the price of goods। तो जब आप सेक्शन 46 में क्या है? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है ना। तो मान लो अगर अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम प्रॉपर्टी का बना रहे हैं और उसमें जो गुड्स है वो किसको ट्रांसफ़र हो चुकी है? बायर को। और जो बायर है वो रॉन्गफुली नेगलेक्ट कर रहा है पे करने के लिए। ठीक है, तो अब किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो बायर है वो सू करेगा, नहीं, जो सेलर है वो सू कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो एसर्शन है वो गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो सेलर इज इंटाइटल टू गेट द कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस, तो ऑफकोर्स ये सही है ना। सेलर जो है वो इंटाइटल्ड है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस है वो चाहे तो वो ले सकता है बाय मूविंग टू द कोर्ट। अब यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मिलाने को दिया है कि कौन सा प्रिंसिपल किस केस से आया है। तो देखो इंटेंशन ऑफ प्राइस टू पास प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो ये जो केस है ये यूनाइटेड ब्रेविस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। तो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन के लिए लिख रखा है। तो इसमें ये जो लैंडमार्क केस है यहाँ पे देखो एरो लगाया ना, यूनाइटेड ब्रेविस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया था कि जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो कौन कलेक्ट करेगा? मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा फॉर रिटर्नेबल पैकेजिंग। स्पेसिकली अगर हम बात करें जो बॉटल्स एंड क्रेट्स थे उनके बारे में बात थी। ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ टैक्सेबल प्राइस नहीं होगा अंडर सेल टैक्स लॉस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बात मेंशन की थी। अब यहाँ पे देखो असेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू पास प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये जो प्रिंसिपल है ये किस केस में स्टेब्लिश हुआ था? घासीराम वर्सेस स्टेट, ये 1967 का केस है। ठीक है, इस केस में जो हाई कोर्ट है उसने क्या क्लैरिफाई किया था? डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है, असर्टमेंट का क्या मतलब होता है? असर्टमेंट मतलब होता है श्योरिटी ऑफ इंटेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये किसका केस है? ऊषा बेल्ट्रॉन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2005 का केस है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या हुआ था? लेट मी शो यू। तो ये जो केस है इसमें क्या हुआ था? ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का केस है जो डिफ़र करता है मिक्स्ड व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर and clarified liable
फॉर म्यूनिसिपल टू टेल, पता छोड़ो यार इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। अब मेरे को स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट जो प्रिंसिपल है ये बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में इस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं यार। बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसमिस कर दिया था अपील इन फेवर ऑफ स्टेट के फेवर में डिसमिस कर दिया था। उन्होंने ये डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि जो होल्डिंग दैट टिम्बर वॉज नॉट ए सर्टेन गुड्स, जो स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं वो सर्टेन गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है, अंडर सोगा, ठीक है, बिकॉज द ट्रीज हैड नॉट येट बिन फेल्ड, जब तक ट्रीज कट के गिर नहीं जाता तब तक वो गुड्स नहीं हो सकता। तो ये बात किस केस में मेंशन हुआ था, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट का जो प्रिंसिपल लाइक बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस जो कि 1968 का केस है। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया है क्या, विच आर एसेंशियल ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के क्या एसेंशियल है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, सही बात है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सही बात है, म्यूचुअल एंड फ्री कंसेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी डी, प्रॉफिट ऑफ सेलर की कहीं बात ही नहीं की गई है। अब देखो छोड़ो।